हाँ तो गाइज आज स्टार्ट होने जा रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 12th की आप फिजिक्स के एनसीईआरटी उठाएंगे, उसका जो थर्ड वाला चैप्टर है उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम होता है ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में उसके बैलेंस वाले पार्ट भी होते हैं, जो अनबैलेंस पार्ट भी होता है। तो मेरा ये लेक्चर बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि आप YouTube पे अगर देखते होंगे, बाकी किसी अदर टीचर से भी पढ़ते होंगे, तो जितने भी टीचर हैं या फिर मैक्सिमम यूट्यूबर, उन्होंने व्हीट स्टोन ब्रिज को तो पढ़ाया गया, हर किसी ने पढ़ाया, लेकिन व्हीट स्टोन ब्रिज का जो अनबैलेंस वाला पार्ट है उसको बहुत कम लोगों ने पढ़ाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, जिसने भी व्हीट स्टोन ब्रिज का अनबैलेंस वाला पार्ट पढ़ाया है आपको, वो हमेशा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करके ही बताया। मैं आपको आज वही बताऊंगा, अनबैलेंस पार्ट व्हीट स्टोन ब्रिज का, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। क्यों ये पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज है उसका जो अनबैलेंस वाला पार्ट है वो तो सिलेबस में है ही नहीं। अब सिलेबस में नहीं है तो इसका क्या मतलब हम समझें। जो भी चीज आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, प्रॉपर व्हीट स्टोन ब्रिज के अनबैलेंस वाले पार्ट का आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दे रखा है, तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में है और पढ़ना भी हमें पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हमारा मेंस का एग्जाम हो रहा है, आईआईटी जेईई वालों का जो एग्जाम हो चुका है प्रीवियस ईयर का, आपका जब क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो वहां पे काफी बार इस तरीके के क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में हमारा भी सिलेबस एनसीईआरटी है। जो नीट के हैं, जो नीट के नहीं है, आईआईटी और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी सिलेबस एनसीईआरटी ही है। तो अगर उनके में सवाल आ सकता है तो हमारे भी क्यों नहीं। हालांकि अभी तक नीट में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है जो अनबैलेंस व्हीट पे बने, लेकिन इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि 2026 में जो आपका 3 मई को एग्जाम होने वाला है उसमें यह क्वेश्चन नहीं आएगा। आने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि जेई में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बैलेंस वाला भी बताना चाहूंगा, ताकि बैलेंस वाले को देख के आप कंपेरिजन तो कर लो कि कैसे हम पता करेंगे कि कोई अगर हमारे पास ब्रिज है, कोई सर्किट दे रखा है, तो वो बैलेंस है कि अनबैलेंस है। उसकी कुछ कंडीशन होती है। वो क्या कंडीशन होती है आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से केयरफुली देखा, सुना और पढ़ा, तो इस तरीके के सर्किट सॉल्व करने में आपको सेकंडों का टाइम लगेगा। जैसे आप स्टार और डेल्टा कन्वर्जन के थ्रू अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है, मींस बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो काफी टाइम, तो क्या पता आपको 10 मिनट 15 मिनट लग जाए एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, अगर आपने स्टार डेल्टा कन्वर्जन करके लगाया है तो। गलती से एक छोटा सा कैलकुलेशन आपके 5 नंबर लेके जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक और नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस वाला पार्ट कैसे पता करोगे कि ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज आपने बनाया है वो बैलेंस है कि वो अनबैलेंस है। बैलेंस वाले का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, अनबैलेंस वाले का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप यहां देखिए ध्यानपूर्वक। ये मैंने व्हीट स्टोन ब्रिज का एक फिगर बना रखा है। इस व्हीट स्टोन ब्रिज में यहां पे एक बैटरी लगी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। इसमें 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। एक बीच में 5वां रेजिस्टेंस है जो गैल्वेनोमीटर होता है, पी क्यू आर एस। इसके 4 रेजिस्टेंस है जो इसके कॉर्नर पे लगे हुए हैं। एक बीच में होता है गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर का जो लगाया जाता है रेजिस्टेंस, उसका काम ही होता है जो भी करंट आता है उसको मेजर करता है कि कितना करंट आ रहा है। तो इसको चेक करने के लिए कि ये बैलेंस है या फिर बैलेंस नहीं है, तो या तो फिर इसके ऊपर का रेशियो को हम बराबर करके चेक करते हैं, या फिर हम इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड के रेशियो को इक्वल करते हैं। जैसे जब हमने व्हीट स्टोन ब्रिज को देखा तो हमने देखा पी और क्यू, आर और एस, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस है। या फिर P डिवाइड बाई आर, Q डिवाइड बाई एस, P डिवाइड बाई आर, Q डिवाइड बाई से, अगर ये दोनों इक्वल है या फिर ये इक्वल है तो हम मानते हैं कि ये एक बैलेंस है। अब ये बैलेंस का क्या मतलब होता है? बैलेंस का मतलब ये होता है कि जब भी व्हीट स्टोन ब्रिज एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होता है तो इसमें यहां का जो पोटेंशियल होता है, यहां का पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है। मैंने मान रखा जैसे पोटेंशियल ऑफ P एंड पोटेंशियल ऑफ Q। जब इस तरीके की बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन बनती है तो पोटेंशियल ऑफ P और पोटेंशियल ऑफ Q, पोटेंशियल ऑफ P और पोटेंशियल ऑफ Q जो होता है वो इक्वल होता है। अब इक्वल होने से क्या होता है, जब पोटेंशियल ऑफ P और पोटेंशियल ऑफ Q दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर वाला रेजिस्टेंस है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। करंट जो होता है गैल्वेनोमीटर में वो 0 होगा। जब ये बैलेंस वाला केस आता है तो इस गैल्वेनोमीटर वाला जो रेजिस्टेंस होता है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। तो इससे क्या होता है,
जब यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं होता तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में हो जाते हैं, फिर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में हो जाते हैं, ये दोनों सीरीज में होके एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस बना लेता है, ये दोनों सीरीज में होके एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस बना लेता है, और कुछ ऐसे बन जाता है। ये दोनों ऐड हो गया रेजिस्टेंस सीरीज में, मतलब P प्लस R ये हो गया, एंड Q प्लस S ये हो गया। मींस अब ये फिर ऐसे एक दूसरे से पैरेलल में जुड़ जाएंगे। इस तरीके से जुड़ने के बाद हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट, क्योंकि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसको हम बनाते क्यों है, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए होता है। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस वाले पार्ट में। मैं आपको एक एग्जांपल जरूर दिखाऊंगा छोटा सा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूं। ये है एक सर्किट, एक रेजिस्टेंस ये हुआ, दूसरा रेजिस्टेंस हुआ, तीसरा रेजिस्टेंस हुआ, एंड देन चौथा रेजिस्टेंस हुआ। मैंने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव है और एक टर्मिनल नेगेटिव है। बीच में हमने प्लेस कर दिया एक गैल्वेनोमीटर। हमने इसकी नेमिंग कर दिया, हमने मान लिया ये इसका रेजिस्टेंस 5 है, इसका जो है 10 है। इसका हमने मान लिया 3 है, इसका जो है 6 है। अब सबसे पहले जब इस तरीके के क्वेश्चन हमें मिलेगा तो सबसे पहले हमें यह चेक करना होता है कि ये जो हमारे पास सर्किट बना हुआ है क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या फिर ये अनबैलेंस है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इसको हम चेक कैसे करते हैं। या तो फिर हम लेफ्ट और राइट साइड का रेशियो बराबर कर लेते हैं, अगर बराबर आता है फिर तो ये बैलेंस है, या फिर हम इस ऊपर और इस नीचे वाले के रेशियो को बराबर करते हैं, अगर बैलेंस होता है तो फिर ठीक है, नहीं होता तो अनबैलेंस है। तो जैसे मैंने लेफ्ट और राइट के बैलेंस कर लिए थे 5 डिवाइड बाई 10 एंड 3 डिवाइड बाई 6। जब मैं इसको ब्रेक करता हूं 5, मतलब दोनों का ही रेशियो इक्वल आ गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इससे क्या होगा, अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका मतलब यहां का जो पोटेंशियल है, यहां का जो पोटेंशियल है, दोनों ही पोटेंशियल सेम है। अगर दोनों ही पोटेंशियल सेम है इसका मतलब गैल्वेनोमीटर जो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, करंट यहां पे 0 हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए। तो जब इनको मैंने सीरीज में किया तो ये कुछ ऐसा रेजिस्टेंस आया, 5 और 3 8 ओम का रेजिस्टेंस यहां बना, और नीचे कितना 10 और 6 16 ओम का रेजिस्टेंस ये बना। फिर इसको हमने बैटरी से जोड़ रखा था। तो इसको जब हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया तो हमारा इस तरीके से जो रेजिस्टेंस बन गया। अब ये दोनों आपको दिख रहा होगा पैरेलल में है, तो पैरेलल में हम देखने के बाद इसको आर इक्विवेलेंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस का R2। R1 R2 कितना है 8 इंटू 16, 8 प्लस 16 128 डिवाइड बाई 24। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज को पहचानेंगे तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। पहले आप इन दोनों को सीरीज में कर देंगे, जोड़ देंगे, फिर इनको सीरीज में जोड़ देंगे, फिर दोनों को आपस में पैरेलल जोड़ देंगे। तो पैरेलल में जोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। फिर इसको हम पैरेलल वाला का इक्वेशन लगा के इस तरीके से सॉल्व करके फाइनल हम आंसर निकालेंगे। तो ये तो हमारा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस वाला पार्ट होता है। जे वाला पार्ट तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है और बहुत सारे लोगों को आता है, लेकिन क्या आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का एक ऐसा पार्ट जो बैलेंस नहीं है, अगर बैलेंस नहीं होगा इसका मतलब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, क्योंकि यहां का पोटेंशियल तो डिफरेंट हो जाएगा ना अगर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं आएगी। कैसे होता है मैं दिखाता हूं, और वो आपके नीट के लिए या फिर IIT जेईई का एग्जाम जस्ट होने वाला फरवरी मार्च में, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल हमेशा आते हैं, आप एक बार रिवीजन जरूर करें। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप चाहें, अगर आपको आता है इन सब पार्ट को स्किप करके या फिर 2x में चला के, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उसको देखिए, लेकिन देखिए जरूर, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही नहीं मैं बता रहा हूं। और सबसे बड़ी बात ये, जो मेथड जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं वो आपको बहुत कम जगह पे देखने को मिलेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और अगर कोई कहता है कि एनसीईआरटी में नहीं है तो ये बिल्कुल मानिएगा नहीं, एनसीईआरटी में है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं। कभी एनसीईआरटी आप खोल के देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। तो मैं एक अनबैलेंस का आपको दिखाता हूं बना के।
इस फिर से हमने ये 4 रेजिस्टेंस लिया और इसको एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। हमने माना ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है। हमने माना ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है। फिर यहां बीच में एक गैल्वेनोमीटर से हमने इसको ऐड कर दिया, ये भी एक रेजिस्टेंस है। अब हमने आपको बताया था कि जब भी आपको इस तरीके का सर्किट दिखे तो सबसे पहले आप ये चेक करो, ये वाला सर्किट जब आपको मिले सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्या ये सर्किट जो है वो बैलेंस है या फिर वो अनबैलेंस है। उसका तरीका मैंने बताया था, आप लेफ्ट साइड और राइट साइड का रेशियो बराबर करिए। अगर रेशियो बराबर आता है तो वो बैलेंस है, अगर बराबर नहीं आता इसका मतलब वो अनबैलेंस है। तो हम बराबर करके देखते हैं। 5/10, 10/5, 1/2 एंड देन 2/1। तो इसका मतलब एक जगह 1/2 आ रहा है, एक जगह 2/1 आ रहा है। तो हमें यहां से सीधे सीधे पता चल रहा है इनका जो रेशियो है वो बराबर नहीं है। अगर रेशियो बराबर नहीं है इसका मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज का अनबैलेंस पार्ट है। अगर बराबर हो जाता तो बैलेंस है, लेकिन ये अनबैलेंस है। अब अगर ये अनबैलेंस है तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि यहां का जो पोटेंशियल है मैंने माना पोटेंशियल ऑफ पी एंड पोटेंशियल ऑफ क्यू। इसका मतलब यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम नहीं है। मींस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पी इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्यू। अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहां का सेम नहीं है इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ करंट तो जा रहा होगा। इसका मतलब अब हमें करंट को मेजर करना पड़ेगा। अगर ये अनबैलेंस पार्ट है तो इसका मतलब यहां का जो पोटेंशियल है दोनों, ये पोटेंशियल दोनों ही अलग है। अगर पोटेंशियल अलग है मींस कहीं पे भी पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो रहा है तो 100% वहां पे करंट का फ्लो होगा। इसका मतलब यहां पे कुछ ना कुछ करंट तो आएगा। तो करंट तो आएगा, उससे पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए होता है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा इसमें कैसे निकलता है? इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे आप देख रहे हो ये क्वेश्चन सेल्फ जनरेटेड नहीं है। जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। अगर आप कहते हैं सिलेबस में नहीं है तो ये तो भाई मैं आपके एनसीईआरटी का ही बता रहा हूं। तो इसको सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं। कभी भी स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन से आप इसको नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन से करने का मतलब बहुत ज्यादा टाइम टेकन है। और आप मान लो टाइम लगा के आप क्वेश्चन कर भी लोगे फिर भी आपको लास्ट में ये भरोसा ही नहीं होगा कि हमने जो आंसर निकाला है वो हमारा सही ही आया होगा। तो इस तरीके से करने का मतलब क्या है? तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं कैसे किया था। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ये केवल इस क्वेश्चन के लिए वैलिड है। आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए, आप मेंस की पीवाईक्यू उठाइए, कहीं का आप टेस्ट पेपर दे रहे हो, एलन आकाश, रेजोनेंस, अनअकैडमी, पीडब्ल्यू, कोई भी ईटीसी, वहां पे इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वहां पे आप अप्लाई कीजिए। विद इन सेकेंडों में आपको अपना आंसर जो है देखने को मिल जाएगा। क्योंकि एक छोटा सा फार्मूला बताऊंगा वो कुछ कंडीशंस पे वैलिड होता है, लेकिन उसके अलावा भी एक तरीका बताऊंगा वो तरीका हर जगह वैलिड होता है। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, वो रेंज में आंसर आता है। कैसे आता है देखिए। हाँ, तो आपको डेल्टा स्टार कन्वर्जन नहीं करना। सबसे पहली बात देखिए, एक फार्मूला होता है मेरे पास 3n + 1 डिवाइड बाई n + 3 इंटू का r। ये जो फार्मूला है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए होता है। लेकिन ये जो फार्मूला होता है वो कुछ कंडीशन पे बेस्ड होती है। ऐसा नहीं है कि अनबैलेंस ब्रिज है कहीं भी ये लगा दो, हर जगह नहीं लगेगा। लेकिन कहां लगेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको लगाने का तरीका क्या है? ये रेजिस्टेंस 5 है और ये रेजिस्टेंस 10 है, ठीक है, क्योंकि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही ये बनाया गया है। क्योंकि यहां पे हमें n की वैल्यू तो पता नहीं है, ना ही हमें r की वैल्यू पता है कि ये r क्या है, ये n क्या है। अगर किसी भी तरीके से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लें या फिर r की वैल्यू फाइंड आउट कर लें किसी भी तरीके से, तो हम इसमें फार्मूला में पुट अप कर देंगे और हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए कि जो हमारे ये रेजिस्टेंस लगे हैं ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। हम देख रहे हैं ये 5 × 2, 5 दूना 10 मींस 2 टाइम्स देखो ये गया है। 5 दूना 10 मींस देखो 2 टाइम गया, मतलब ये गुने में इंक्रीज हो रहा है। कितने में इंक्रीज? गुने में। कितना गुना गया? 2 गुना गया है। क्या पता यही 5 था ये 15 होता तो मैं कहता 5 तिहाई 15 मतलब 3 गुना जाता। तो यहां पे क्या होता? 5 होता, यहां 15 होता, फिर ये भी 3 गुना जाता। मींस गुने में बढ़ रहा, गुने में। तो n की जो वैल्यू होती है वही होता गुना। मगर हिंदी में लिखूं n गुना, वही जो गुना होता है
2 टाइम्स, वही n की वैल्यू होती है। मींस n की वैल्यू यहां पे 2 है। n की वैल्यू कितनी है? 2 गुना। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो अगर 3 गुना जाता तो n की वैल्यू 3 हो जाती, 5 गुना जाता है n की वैल्यू 5 हो जाती, 10 गुना जाता है n की वैल्यू 10 हो जाती। अब r क्या है? किसका गुना हुआ है? नंबर ऑफ जो गुना है वो n की वैल्यू है, लेकिन किसका गुना हुआ है वो होता r। तो 5 का गुना हुआ है, 5 का 2 गुना हुआ। देखो 5 का 2 गुना हुआ है, 5 का 2 गुना हुआ है, तो जिसका हुआ है वो होती है वैल्यू ऑफ r। मींस r की जो वैल्यू है यहां पे 5। ये जो है एक्यूरेट आंसर निकालने का एक तरीका है। इस तरीके के फार्मूले आप अपने बुकलेट और मॉड्यूल में भी देखे होंगे। ये कोई बनाया हुआ फार्मूला नहीं है, ये आपके बुकलेट और मॉड्यूल में दे रखा है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये आपने गुना तो देख लिया, आर की वैल्यू कैसे निकलती है? जिसका गुना हुआ रहता है। तो हमने आर की एड की, दोनों को वैल्यू निकल गई हमको। अब इन दोनों को वैल्यू क्या हम इसमें रख के फाइनली आर इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? देखो खट्टे से निकलेगा, तुरंत निकलेगा। n की वैल्यू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई n की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस का 3 इंटू आर की वैल्यू कितनी मैंने 5 निकाल रखी है। 3 दूना 6 1 7, 7 बटा 3 2 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 से 5 मर गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आर इक्विवेलेंट जो मेरा आया वो आया 7 ओम। जी आपका आंसर है। अब बताओ आपको ये तरीका बढ़िया लग रहा है निकालने में कि आप स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करेंगे, 1 2 3 पेज तक आप लगाते रहेंगे, उसी में घिच 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 इसका बनाओ, फिर इससे पैरेलल में करके इसका बनाओ, फिर ये सीरीज में कर दो, फिर पैरेलल कर दो। इस तरीके से बनाने में आपका लास्ट में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज आ जाओगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये बस तरीका है। देखो केवल 2 लाइन में फाइनल आंसर आया है 7 ओम। आपके एनसीईआरटी में दे रखा, आप देख सकते हैं। ये फार्मूला तब वैलिड होता है, अभी मैंने बताया ये फार्मूला तभी वैलिड होता है जब किसी रेजिस्टेंस का दूसरा रेजिस्टेंस किसी गुने में इंक्रीज करता हो। जैसे 5 दूना 10, अब हमें पता है 2 गुना गया, फिर इधर भी 5 गुना 2। अब 2 टाइम जब दोनों तरफ इंक्रीज हो रहा है तभी हमने ये फार्मूला लगाया है, तभी तो हमें एन की वैल्यू दोनों तरफ से गुना गुना मिला है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अनबैलेंस ब्रिज हो, यहां पे हो सकता है 2 गुना बढ़ रहा हो, लेकिन हो सकता है यहां पे 2 गुना ना बढ़ रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसके लिए क्या तरीका है? बहुत आसान तरीका है। ये आप देख लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या होता है, क्योंकि अब मैं एक दूसरा नया बढ़िया मेथड बताने वाला हूं, बेस्ट मेथड। क्योंकि जो मेथड मैं बताने वाला हूं ना, उस मेथड को अगर आपको आ गया, आपने कंसेप्चुअली अपने दिमाग में बैठा लिया, तो ये फार्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस मेथड से अनबैलेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी तगड़ा क्वेश्चन हो, चाहे दोनों तरफ गुने वाला क्वेश्चन हो या फिर गुने वाला क्वेश्चन ना हो, दोनों ही केस में वैलिड होता है। फिर भी मैंने आपको एक फार्मूला बेस्ड बता दिया, क्योंकि फार्मूला आपके बुकलेट वगैरह में दे रखा है। तो ये कैसे जो है लगाया जाता है, ये मैं आपको देखो बताता हूं कैसे होता है। यही सेम क्वेश्चन है, ये 5 ओम है और आपका ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है। तो देखो इसको हमें कैसे लगाना होता है, इसकी एक रेंज जनरेट होगी, उस रेंज को जनरेट करने के बाद आप आंसर को कंफर्म कर सकते हैं। कैसे? हमने अपने दिमाग में लेटेस्ट एज्यूम हमने केवल एज्यूम किया, बट रियल में ऐसा नहीं है। हमने एज्यूम किया, एज्यूम करके हम निकाल रहे हैं। हमने ऐसा माना है कि ये जो गैल्वेनोमीटर हमने लगाया है, ऐसा हम दिमाग में सोच रहे हैं, बट रियल में ऐसा नहीं है। हमने अपने दिमाग में सोचा ये गैल्वेनोमीटर जो है वो है ही नहीं, ये गैल्वेनोमीटर है ही नहीं। थोड़ी देर के लिए हमने सोच लिया है ही नहीं। अगर ये गैल्वेनोमीटर नहीं है, इसका मतलब ये हटा देंगे अगर, इसका मतलब ये 5 ओम 10 ओम सीरीज में हो जाएगा। देखो ये 5 ओम और ये 10 ओम सीरीज में हो जाएगा, मीन्स ये 15 हो जाएगा। देखो ये 15 हो गया, सीरीज में अगर हो गया, ये 5 ओम 10 ओम में सीरीज में हो जाए, इसका मतलब ये भी देखो 15 हो जाएगा। हमने हमारा पहला तरीका है, पहला मेथड, हमने एज्यूम किया है कि ये जो गैल्वेनोमीटर हमने बीच में लगाया है, ये हम गायब कर दिए, अपने दिमाग से हटा दिए। सोचो अगर हमने हटा दिया है तो ये दोनों तो सीरीज में हो गया और नीचे भी ये दोनों सीरीज में हो गए, फिर आपस में एक दूसरे से पैरेलल में हो गए। अगर ये पैरेलल में हो गए तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये 15 ओम, ये 15 ओम दोनों आपस में पैरेलल में हो गए। तो इसका मतलब इसका जब मैं आर इक्विवेलेंट निकालता हूं तो R1 R2 कैसे निकालते हो आप? R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस का R2, ये तो निकालते हो। तो R1 की वैल्यू 15 है, R2 की वैल्यू 15 है, R1 की वैल्यू 15 है प्लस R2 की वैल्यू 15 है।
मीन्स 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 30, 15 दूनी 30, 2 7 14 7.5। मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया ये जो मेरा आर इक्विवेलेंट मैंने निकाला ये मेरा R1 है, 7.5 आ गया, ये मेरा R1 है। ये ऐसा मैंने दिमाग में एज्यूम किया। ये मेरा पहला तरीका था। पहला तरीका मैंने क्या एज्यूम किया? एज्यूम गैल्वेनोमीटर इज नेग्लेक्ट। एज्यूम गैल्वेनोमीटर इज नेग्लेक्ट। जब मैंने गैल्वेनोमीटर को नेग्लेक्ट कर दिया तो मेरा कुछ ये दोनों सीरीज फिर आपस में पैरेलल में जुड़ के ये मेरा एक आंसर निकाला। मैंने मान लिया ये मेरा आंसर R1 आया था। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है, फिर से मैंने अपने दिमाग में क्या सोचा, क्योंकि देखिए ये दो ही तरीके हैं जो आपको डेल्टा स्टार कन्वर्जन से बचा सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन लगा रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूं, बाकी ये सब क्वेश्चन जो मिनटों के भी नहीं है, मिनटों के भी नहीं। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप यूं चुटकी बजा के आंसर बता देंगे। तो दूसरा इसका केस क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो गैल्वेनोमीटर पहले केस में मैंने नेग्लेक्ट किया था, मैंने मान लिया इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल तक एक पतला सा वायर मैंने जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर नहीं है, मैंने बोला इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैंने एक पतला सा वायर जोड़ दिया। देखो बहुत पतला सा वायर जोड़ा जो एक में चपक गया है, समझ लो। जब मैंने यहां पे पतला सा वायर जोड़ दिया तो हमको साफ साफ दिख रहा है ये 5 ओम और ये 10 ओम एक दूसरे के पैरेलल में हो गए। इधर 10 ओम इधर 5 ओम, फिर देखो ये भी आपस में पैरेलल हो गए। ध्यान से देखिएगा, जब मैंने इस सर्किट में मैंने इस पॉइंट पे मान लिया एक पतला वायर ड्रा करके इस दिमाग में सोच लिया होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हो गए। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हो गए, इधर भी एक दूसरे के पैरेलल में हो गए, तो क्या हुआ होगा? तो ये वही हुआ होगा जो होना चाहिए, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। देखो हमने पैरेलल में जोड़ा है, तो क्या हुआ? देखो एक बार इसको पैरेलल में जोड़ लिया, फिर इसको पैरेलल में जोड़ दिया, फिर दोनों एक दोनों सीरीज में बन गए होंगे। एक बार दिमाग से सोच के देखिएगा, जब मैंने यहां पे एक वायर ड्रा किया है तो ड्रा करने के बाद क्या हुआ कि इधर वाला पोर्शन पैरेलल में हो गया, इधर वाले पोर्शन ये दोनों पैरेलल में हो गए, फिर आपस में सीरीज में जो जुड़े होंगे। तो जब ये दोनों पैरेलल में हो गए तो क्या हुआ? आगे देखिए, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, मींस 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 प्लस 10 मींस कितना हो गया? 5 दाम 50, 50 बटा 15 तो मैं बोलता हूं 5 दाम में 50, 5 3 15। देखो बेटा 10/3 आ गया इधर का, तो इधर भी जब हमने सॉल्व किया तो ये भी तुम्हारे 10/3 आया होगा ना, क्योंकि भाई 10 ओम 5 ओम इसमें भी है, 10 ओम 5 ओम इसमें भी है। इसका मतलब इधर भी 10/3 ओम, इधर भी 10/3 ओम। अब इन दोनों को सीरीज में अगर हमने जोड़ा तो आर इक्विवेलेंट हमारा फाइनली मिलता है 10/3, क्योंकि सीरीज में हमने ऐड किया है आपकी बात। तो फाइनली आंसर आ गया 20/3 मींस 6.6। हमने मान लिया ये वाला आर इक्विवेलेंट हमारा R2 है, ऐसा हमने माना है। जैसे हमने ये वाला R1 मान लेता है, हमने या फिर R1 मान लो या फिर R इक्विवेलेंट 1, R इक्विवेलेंट 2 या फिर R2। तो हमने देखा हमारा R2 और R1 दोनों हमको वैल्यू मिल गई। अब इतना अगर आपने कर लिया तो आपको केवल कंपैरिजन करना होता है। क्या करना होता है? कंपेयर। आपके दिए हुए ऑप्शन में कंपेयर करना होता है। कैसे करना होता है, क्या करना होता है? जो हमारा R1 की वैल्यू आई है और R2 की जो वैल्यू आई है, उन दोनों के बीच वाला जो भी होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। कोई भी मॉड्यूल, कोई भी बुकलेट, कोई भी पीवाईक्यू आप उठा के देख लीजिए, यही चीज सेम टू सेम होती है। हमने देखा हमारा R1 आया और हमने देखा हमारा R2 आया। इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू लाई करेगी वो आपका फाइनल आंसर होगा। हमें पता, हमने R1 7.5 निकाला है, R2 हमने निकाला है 6.6। अब इन दोनों के बीच में आता है 7 ओम। अब यही 7 ओम हमारा फाइनल आंसर होगा। जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि 7 ओम दे रखा है, 7.1 भी देगा, 7.2 देगा। ये कोई केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं है, ये फिजिक्स है। ये आपके दिमाग के साथ खेलता है। जब आप उसके साथ खेलेंगे तब आपके साथ दिमाग के साथ खेलना ये बंद करेगा। तो फाइनल आंसर आपका 7 आया। मैंने आपको फार्मूले के थ्रू इसके पहले जब दिखाया था तब भी 7 आंसर ही आ रहा था। फाइनली वही 7 आंसर जो फाइनल आंसर था, इस तरीके से कंपेयर करके ये 7 आंसर जो है फाइनल आंसर आपका आएगा। क्योंकि ऑप्शन में एक ऑप्शन ये आएगा, एक ऑप्शन ये रहेगा, एक ऑप्शन ये रहेगा। तो इन दोनों के बीच वाले ऑप्शन को ही हमें मारना है। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीका, बहुत कम लोग इस मेथड को जानते हैं। अगर आपने इसे फॉलो किया, एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए, 100% श्योरिटी के साथ आपका जो ब्रेन है स्टार डेल्टा के कन्वर्जन में 50% तेज चलेगा। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
तो मैं अनबैलेंस का बताने के लिए इसलिए ज्यादा मतलब उत्सुक था क्योंकि अनबैलेंस बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सिलेबस में ही नहीं है, इसलिए मुझे बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सिलेबस में भी, एनसीईआरटी में भी और 26 में आएगा भी, ध्यान दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन होता है और एक तरीके का आता है जिसमें आपको करंट निकालने को पूछ सकता है, वोल्टेज निकालने को पूछ सकता है। वो कैसे निकाला जाता है वो मैं दिखाता हूं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये चल रहा है। तो आपको इस पर ध्यान बहुत अच्छे से देना पड़ेगा। मैं आपको एक करंट वाला क्वेश्चन दिखाता हूं जिसमें आप अक्सर जो है इस तरीके के क्वेश्चन देखते होंगे जगह, क्योंकि समझने की और कॉन्सेप्ट की एक बार जरूरत होती है। जब आप एक बार किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए, उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया, तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो वो सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। तो सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये, और यहां पे है 5 वोल्ट की बैटरी। देखिए अच्छा क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, अच्छा क्वेश्चन। 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पे मैं एक जंक्शन दिखा दे रहा हूं आपको। यहां भी आपका एक रेजिस्टेंस में दे देता हूं कोई, यहां पे मैं एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर देता हूं। मैंने माना कि ये बैटरी जो है 10 या 5 वोल्ट है, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पे मैं एक बैटरी से लगाता हूं, जोड़ता हूं। मैंने यहां पे भी एक बैटरी लगाई है, मैंने मान लिया ये 10 वोल्ट की बैटरी है। ये मैंने मान लिया कि ये 15 वोल्ट की बैटरी है। यहां का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया 6 ओम, यहां का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया 4 ओम। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड में क्वेश्चन दिया है, फाइंड करंट एंड वोल्टेज। एक्चुअली मैंने वोल्टेज यहां पे क्यों लिखा, क्योंकि आप वोल्टेज जब तक निकालेंगे नहीं तब तक आप करंट को फाइंड आउट कर नहीं सकते यहां पे, क्योंकि मैं रैंडम, मेरे पास एक सीरीज देखो ये वाली है, एक सीरीज ये वाली है, एक सीरीज ये वाली है। मैं किसी में भी बोल सकता हूं कि आप मुझे यहां करंट बताइए। मैं बोलता हूं कि चलो मुझे मान लो इसमें मेरा कितना करंट फ्लो हो रहा है, आप मुझे करंट बताइए। मैं कहता हूं मेरा यहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट बताइए। यहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट बताइए। तो क्या आप इस डायग्राम को देख के रैपिडली करंट को बता सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि करंट को बताने के लिए ये पोटेंशियल काफी नहीं है, क्योंकि जब भी हम यहां से आगे जाएंगे तो हमारे पास एक जंक्शन मिल रहा है, यहां पे भी तो कुछ पोटेंशियल होगा। मैंने माना दिस इज द पोटेंशियल ऑफ पी, या फिर पोटेंशियल वी मैंने मान लिया, ओनली वी मान लिया। अब जब तक मैं इस पोटेंशियल को फाइंड आउट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आपने व्हीट स्टोन ब्रिज में देखा था, जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होता था तब तक करंट फ्लो होती ही नहीं थी। ठीक उसी तरीके से यहां पे पोटेंशियल है, यहां पे पोटेंशियल, जब तक इन दोनों के बीच में, जब तक इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तब तक इनके बीच में करंट फ्लो हो रहा है, कितना हो रहा है वो आप बता नहीं सकते हो। तो सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि इस जंक्शन का पोटेंशियल है कितना। अगर हम इसका पोटेंशियल फाइंड आउट कर लें तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस और आर, तो हमें करंट तुरंत मिल जाएगा सर्किट में। मैं आपको तरीका बताता हूं, इसमें को इस तरीके का सवाल बहुत आपने देखा होगा, लेकिन लगाने का क्या आपको तरीका अच्छे से पता है कैसे लगाया जाता है? वो देखिए। देखिए बहुत ज्यादा कुछ तो हमें इस फिगर में नहीं पता है, ठीक है, बस हमें फिगर दे दिया, हमें वोल्टेज पता और जो है रेजिस्टेंस पता चल गया। अब हमें यहां का पोटेंशियल जब निकालना है और यहां का पोटेंशियल भी हमको नहीं पता अभी तक, तो हमने ऐसे अपने आप मान लिया, ये मान लिया हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, यहां का हमने अपने आप मान लिया पोटेंशियल 0 है। अगर यहां का पोटेंशियल 0, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल भी 0 होगा, यहां का पोटेंशियल भी 0 होगा।
अब अगर यहां का पोटेंशियल 0 है तो यहां का पोटेंशियल तो 15 ही होना चाहिए, क्योंकि 15 और 0 का जब डिफरेंस करोगे तभी तो आपका 15 वोल्ट आएगा। उसी तरीके से अगर यहां का पोटेंशियल 0 है तो यहां का पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा, क्योंकि जब 5 और 0 का पोटेंशियल डिफरेंस करोगे तभी तो 5 के बराबर आएगा बैटरी के। ठीक उसी तरीके से अगर यहां 0 था, इसका पोटेंशियल 10 होगा, जब इसका पोटेंशियल 10 होगा तभी तो इसका डिफरेंस 10 के बराबर आएगा। अब फाइनली हमने इस तरीके से सबको तो डिवाइड कर लिया। अब यहां का पोटेंशियल देखिए 15 है, यहां का 0 है, यहां का 15 है। अब क्या मैं यहां का पोटेंशियल निकाल सकता हूं? एक फिगर ड्रा करिए, दिमाग आप बुद्धि जरूर लगे, दिमाग अगर नहीं लगाएंगे तो आपका जो है दिक्कत हो जाएगा। देखिए मैंने बोला यहां का देखिए पोटेंशियल 10 है, मैंने लिखा 10 वोल्ट। देखिए रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है, इसमें रेजिस्टेंस 2 ओम का है ना, ये देखिए। तो उसके बाद हम जंक्शन पे आगे देखिए, पोटेंशियल ऑफ जंक्शन V है मैंने मान लिया। फिर एक देखो इधर भी ये सर्किट है, ये कितना है 6 ओम, यहां का जो पोटेंशियल है, यहां का जो पोटेंशियल वो 5 वोल्ट है। फिर एक देखिए नीचे आ रहा है 4 ओम, यहां का जो पोटेंशियल वो 15 है। तो मेरे भाई क्या आपको ये फिगर देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ये फिगर किरचॉफ्स लॉ का पहला रूल है जो सम ऑफ वोल्टेज को दर्शाता है। सॉरी, सम ऑफ वोल्टेज जो होता है वो किरचॉफ का सेकंड लॉ, ये पहला लॉ होता है। मींस सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। मींस सम ऑफ करंट जो है वो जब मैं 0 करूंगा, इसका मतलब क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ करंट जब मैं 0 कर दूंगा तो मैं क्या यहां का पोटेंशियल आसानी से नहीं निकाल सकता हूं? कैसे? मैंने मान लिया मेरे जंक्शन का पोटेंशियल ज्यादा है तो ये इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, ये इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, ये इधर की तरफ फ्लो, ये भी मैंने माना ही है, अपने आप से नहीं करना, माना ही है मैंने। तो जब ये ज्यादा ये कम है, इसका मतलब मैं देखो यहां से निकालता हूं कैसे। I1 क्या होता है? करंट क्या होता है? V इज इक्वल टू IR होता है ओम से लॉ के अकॉर्डिंग। तो I इज इक्वल टू V बाई R, और ये जो V है ये पोटेंशियल का डिफरेंट होता है, डिफरेंस। तो मैं करंट I1 I2 I3 ले रखा, देखो I1 I2 I3 इज इक्वल टू 0। आई का पोटेंशियल आई जो मैं निकालूं क्या होता है? V बाई R, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 10 डिवाइड बाई R कितना है 2, प्लस I2 कितना है, जो मैंने मान लीजिए I1 करंट इधर जा रही है, इधर जा रही है I2 करंट, इधर जा रही है I3 करंट। तो I2 करंट तो इधर भी नहीं जा रही है, इसका मतलब V माइनस 5 डिवाइड बाई 6 ओम, प्लस I3 कितनी है, ये रही मेरी I3, V माइनस का 15 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। मेरे भाई क्या आप इसको सॉल्व करके V की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाओगे? आपको ये मिल गया, अब इस सब में पोटेंशियल दे रखा है, इसको आगे पीछे करके यहां पे V की वैल्यू आप बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इस तरीके से कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। सपोज डेट मैंने मान लिया कि V की वैल्यू 10 आ गई, सपोज कर रहा हूं, ऐसा आएगा नहीं बट मैं आपको बताने के लिए मान ले रहा हूं, सपोज कर रहा है, सपोज V इज इक्वल टू 10। अगर मुझे V की वैल्यू 10 मिल जाए, मिला नहीं, मिल जाए, तो इसका मतलब यहां पे जो V की वैल्यू है वो 10 ही तो आई है। अब आप खुद सोचो, अगर मुझे V की वैल्यू 10 मिल गई तो क्या मैं इसमें करंट फाइंड आउट नहीं कर सकता? ये देखिए करंट को कैसे निकालूं, करंट I इक्वल टू क्या होता है? V बाई R। अब V कितना डिफरेंस? 10 वोल्ट एंड 10 वोल्ट 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इस सर्किट में अगर मैंने V को 10 मान लिया है, फिलहाल इसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ और आ सकता है या फिर कुछ और आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने रैंडम बनाया है, ये क्वेश्चन कहीं का है नहीं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर इसको मैंने 10 वोल्ट माना है तो इसमें तो करंट ही नहीं है, लेकिन जब इसको मैंने देखा करंट I इज इक्वल टू V बाई R, मैंने 10 वोल्ट निकाला, यहां 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट डिवाइड बाई 6 वोल्ट, इसका मतलब 5 बाई 6 एम्पियर की करंट इस वाले सर्किट में फ्लो हो रही है। ये वाली सर्किट क्या होगी? I3 वाली, ये I1 था मान लो, ये I2 था, और ये I3 वाले में क्या बनेगा? 10 वोल्ट इधर है, 15 वोल्ट इधर है, इसका मतलब माइनस का 5 वोल्ट, 10 में से 5 बट्टा 4, 5 बाई 4, 5 बाई 4 एम्पियर का करंट जो है इसमें फ्लो हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है बनाया हुआ है, डेटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्टली यही तरीका आपका जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होता है। मैं आपको एक सर्किट का बढ़िया क्वेश्चन दिखा देता हूं, अगर आप सॉल्व करोगे उसमें आप किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हो।
देखिए कैसे होता है ये मेथड, आप जो है दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके, बहुत आते हैं। तो सबसे पहले जब हमें पोटेंशियल यहां पता चलेगा तभी हम सब में करंट बता सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, और हाँ, अगर आप लेक्चर देख रहे होंगे, अगर आपको लगेगा कि आपको लेक्चर आ रहा है, कुछ आ रहा, तो आप स्पीड तेज करके देखिएगा। जरूरी नहीं है आप अपना टाइम वेस्ट करिए, टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। एक एक इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूं। इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन एक आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपने लगाया, उसके भी कुछ तरीके होते लगाने के। हालांकि ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, फिर से एक रजिस्टर है, फिर से एक रजिस्टर है। मैंने मान लिया कि ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है, और ये भी माना है कि सारे रजिस्टेंस जो है 2 ओम के हैं। और ये भी माना है कि ये ए और बी का मुझे आर इक्विवेलेंट बताना है, ए और बी पॉइंट का। तो इस क्वेश्चन को लगाने के कुछ वसूल होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर आप फंस जाएंगे इसमें तो आप लगा नहीं पाएंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या पता इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं सिंपल सम में कट जाए, क्या पता कि आपको श्रीधराचार्य नाम का एक फार्मूला होता है वो आपको लगाना पड़े, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac टोटल का डिवाइड अप टू ए। तो इस फार्मूले को लगाने का सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि जब भी इनफाइनाइट वाला कोई क्वेश्चन आता है और सब सारे के सारे रेजिस्टेंस सेम दिए होते हैं, तो सबसे पहले पहली वाली जो सीरीज है उसको छोड़ के, पहली जो सीरीज होती है उसको छोड़ के सभी सीरीज को हम मान लेते हैं एक्स, जो कि आर इक्विवेलेंट के बराबर होता है। पहली वाली सीरीज को छोड़ के सबको मान लेते हैं वो एक्स जो आर इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो अगर ऐसा हुआ तो मेरा सर्किट कुछ ऐसे दिखेगा। ये हो गया आपका एक्स ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये ए है, ये बी है। क्या आपको देखने में ये नहीं पता चल रहा है कि ये एक्स ओम 2 ओम एक दूसरे के पैरेलल में है? फिर इनको जोड़ोगे तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, है ना। तो अगर ये पैरेलल में है तो मैंने फार्मूला अभी बताया क्या होता है, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मीन्स 2x डिवाइड बाई x प्लस 2, फिर इनके साथ ये सीरीज में हो जाएंगे, प्लस का 4 इज इक्वल टू एक्स। एक्स मतलब यही आर इक्विवेलेंट। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो? चलो मैं दिखा देता हूं फिलहाल सॉल्व करके। x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, एंड 2x प्लस 1 4, 4x प्लस का 8 इज इक्वल टू एक्स। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 6x प्लस का 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। सही लगा ना? 6x 4 6 8 x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, जब मैं इस 2x को इधर ले आऊंगा तो ये हो गया 4x प्लस का 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये मेरा, इसको फिर इधर पलटी मारूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? क्या हम 4 और 8 को डिवाइड करके काट पीट सकते हैं कि नहीं? आप देखिए, नहीं कर सकते, क्योंकि 4 8 का जो सम होगा वो बन नहीं रहा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, जिसको श्रीधराचार्य के नाम से जाना जाता है। जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac टोटल डिवाइड ऑफ 2a। क्या इस इक्वेशन से देख के मैं ए बी सी की वैल्यू बता सकता हूं? बिल्कुल। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है माइनस का 4, सी की वैल्यू है माइनस का 8। अब क्या इसको इन फार्मूले में पुटअप करके मैं फाइनली वैल्यू जो निकालता हूं वो मेरा होता है आर इक्विवेलेंट। लगा लेते जल्दी से। बी की वैल्यू माइनस का 4, यहां माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 4, प्लस माइनस बी कितना होता है? माइनस का 4 प्लस है, स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस में माइनस का 4 ए सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 8 है। ये माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, मीन 16 प्लस का 32 रूट में हो गया प्लस माइनस का 4 डिवाइड बाई 2a। इसको जब मैं ऐड करता हूं तो ये 4 प्लस माइनस का ये होता है 48 48 डिवाइड बाई 2a। ए की वैल्यू तो 1 है इसलिए 2। अगर मैं इस 48 को सॉल्व करता हूं तो 4 प्लस माइनस 4 रूट 3 4 4 3 12 4 48, ठीक है।
डिवाइड बाय 2। जब मैं सबसे पहली बात ये आर इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं, कभी भी रेजिस्टेंस हमारा नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए इसको हम पॉजिटिव वैल्यू में मतलब सही करते हैं, सॉल्व करते हैं। 4 + 4√3 डिवाइड बाय 2, सॉल्व करता हूं, 2 से 2 मर जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 2√3। √3 की वैल्यू हमको पता है और पता होना भी चाहिए, 1.7। 2 × 1.7 प्लस का 2, 3.4 प्लस का 2 मीन्स 5.4। ये आपका आंसर आएगा 5.4। जब ये वाला क्वेश्चन आपका बना था, वैसे ये आया हुआ क्वेश्चन है, 5.4 इसका जो है फाइनल आंसर आएगा, ये इसकी आर इक्विवेलेंट होती है। अगर आपको ये मेथड नहीं पता है तो आपको लगाने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपको गेस करके लगाना होता है। अगर क्लोज ऑप्शन में लगेगा तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ये बहुत बेहतरीन मेथड है। हालांकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसलिए क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे नहीं बनता, यहां पे सम हो जाता, कोई ऐसी वैल्यू आई होती, तो आपका 2 लाइन में आंसर आ जाता। लेकिन हाँ, तरीका अगर आपको पता है तो आप अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा, अगर आप इस तरीके से प्रॉपर सॉल्व करके लगाते हैं, बहुत ही अच्छा नंबर आप गेन करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें जो है सही लग रही होंगी, क्योंकि नीट आईआईटी में जो भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके क्वेश्चन को लेके होना चाहिए, मीन्स उन्हें क्वेश्चन आना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। जैसे ये एक बैटरी लगी है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम का। ये एक बैटरी लगी है, ठीक है, 2 ओम 3 ओम का, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, और ये है मेरी 2 वोल्ट की बैटरी है ना, 2 वोल्ट की बैटरी है। इसमें 2 रेजिस्टेंस और लगे हुए हैं, ये एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का। और इसका जो क्वेश्चन पूछ रखा है, इसने क्वेश्चन जो बोला है फाइंड करना है करंट। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आपसे करंट पूछा गया। सबसे पहली बात, इस तरीके की जो सर्किट होती है तो हमें यह सोचना होता है कि रियल में ये जो सर्किट हमारी बनी है, वो सर्किट जो हम स्टार्ट कहां से करें, शुरू कहां से करें। अगर आप देख रहे होंगे, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों बैटरी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ी हुई है। यहां से आपको देख के सिंपल से पता चल रहा है। इसको लगाने के आपके पास 2 तरीके हैं। फिलहाल इसका ऑप्शन भी दे रखा है। इसका ऑप्शन है 1 एम्पियर, इसका ऑप्शन है 0.5 एम्पियर, इसका ऑप्शन है तीसरे पे 4 एम्पियर, चौथा ऑप्शन है जो है 4.5 एम्पियर। ये इसका ऑप्शन दे रखा है चारों। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें, लगाएं, उसके बाद जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसमें से क्या ऑप्शन हो सकता है। फिलहाल मैं लगाने जा रहा हूं, आप देखिएगा। इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहली बात, इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक सिंपल सा हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ओम्स लॉ सबको पता होता है, V इक्वल टू होता है IR, और करंट I इक्वल टू होता है V/R। यहां पे नेट पोटेंशियल अपॉन नेट रेजिस्टेंस होता है। इस मेथड से मैं सिंपल सा आपको देखो बता सकता हूं। जैसे नेट पोटेंशियल मुझे पता है कि 5 वोल्ट की बैटरी है, यहां पे 2 वोल्ट की बैटरी है, और दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ये जुड़े हुए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 - 2, क्योंकि अपोजिट में जुड़े हुए हैं। और नेट रेजिस्टेंस कितना है, अपोजिट में जुड़े हैं, 3 2 5 6, नेट रेजिस्टेंस आपका 6 हो गया। तो इसका मतलब कितना होगा, 5 में 3/6 मीन्स 1/2। इसका मतलब जो करंट आ गया आपका 0.5 एम्पियर की करंट आई। ये जो मेथड है, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, बिल्कुल ओरिजिनल सही मेथड है। तो 0.5 इसका जो है करेक्ट आंसर है, करेक्ट है। ये तो हो गया। क्या आपने किरचॉफ लॉ पढ़ा? किरचॉफ लॉ में जब सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो भी आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। बस ये होता है कि आप क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को आप शुरू कहां से कर रहे हैं। अगर मैं स्टार्ट करता हूं यहां से,
बैटरी के टर्मिनल यहां है, क्योंकि अगर आप वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं, सम ऑफ वोल्टेज, ये मेथड भी बहुत ही बेहतरीन मेथड है। अगर आपने सीख लिया तो आपको लगाने में, सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसको कहीं से भी शुरू कर ले रहे हैं। मान लो हमने यहां से स्टार्ट कर दिया, करंट हमारे यहां से फ्लो हो रहा है। जनरली जब भी हम करंट का डायरेक्शन दिखाते हैं तो डायरेक्शन हमेशा हाई की तरफ होता है, हाई की तरफ करंट जाता है, मींस करंट का जो डायरेक्शन है वो मेरा ये होना चाहिए। हम बोलते हैं हम यहां से शुरू कर रहे हैं 5 वोल्ट से। अगर मैं किरचॉफ लॉ को लगा के वोल्टेज वाला रूल लगाऊं तो यहां से अगर मैं शुरू करता हूं तो ये है मेरा 5 वोल्ट, माइनस का आई आर होता है, करंट आई आर, करंट फ्लो हो रहा है, आई आर मतलब 2i माइनस का 3i। फिर यहां से पहुंचे हम, यहां हमें पता है कि हमारी बैटरी एक दूसरे से अपोजिट में जुड़ी हुई है, माइनस का 2 वोल्ट माइनस का 1i इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता? ये वाला जो मैंने बनाया है इसी से तो बनाया है। तुम चाहो यहां से स्टार्ट कर दो 2 वोल्ट से, मैं 5 वोल्ट से स्टार्ट करके कुछ इस तरीके से जो है सर्कल में घूम के, क्योंकि एक सिंगल सर्कल है तो इस तरीके से बना दिया। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आता है? 2i 3i 1i, 3 2 5 6i, और ये 5i है, ये 2i, मतलब 3i हो गया माइनस का 6i हो गया इज इक्वल टू 0। तो क्या यहां पे आपको करंट 3/6 नहीं मिल रहा है? क्या 1/2 नहीं मिल रहा है? क्या 0.5 करंट नहीं आ रहा है एम्पियर? तो ये आपका फाइनल आंसर है। भैया आया हुआ क्वेश्चन है, ये बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये आया हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने 3-4 तरीके की सर्किट आपको इसलिए बताई क्योंकि अगर 3-4 तरीके की सर्किट आपने सही से सॉल्व किया और लगाया तो आपको सर्किट सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। उम्मीद करता हूं मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ज्यादा लंबा मैं नहीं खींच रहा हूं, लेकिन जितना मैंने बताया है उसको एक बार आप ट्राई जरूर करें, अपने आप से लगाएं। जो मैंने अनबैलेंस में ट्रिक बताया उसको आप जरूर से जरूर सॉल्व करें। थैंक यू सो मच। एक बार आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।